एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका रुद्रा साइंस क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम के अनुसंख्या गुणधर्मों के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? विलियम की वे प्रॉपर्टीज, वे गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती हैं, विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो केवल और केवल विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर डिपेंड करती हैं, वे अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। चार प्रकार के होते हैं अनुसंख्या गुणधर्म, जिनमें से पहला होता है आपका वाष्प में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में कमी क्या होती है? वाष्प दाब में अवनमन, व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अपने पास में एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को हमने कंपोनेंट ए माना है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये भरा हुआ है सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके जो सरफेस है इस पर सॉल्वेंट के ही पार्टिकल होंगे और इसकी वेपर बनेगी। यहाँ से वेपर बन रही है और वेपर के द्वारा यहाँ पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसको मैंने किया पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करा है। पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है? प्योर स्टेट में सॉल्वेंट की वेपर के द्वारा इसकी सरफेस पर लगाया गया प्रेशर है, पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फिक्स मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी सॉल्वेंट के लिए। अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट विलेय, इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट। और ध्यान रखें अभी हम कौन से सॉल्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं? केवल और केवल ऐसे सॉल्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं जो विलयन में ना तो वियोजित होते हैं और ना ही संगुणित होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इस प्रकार के सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे हम। ये कैसे अवाष्पशील विलेय हैं। इनको जब सॉल्वेंट वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ना तो इनका वियोजन होता है और ना ही इनका संगुणन होता है, ना तो इनका एसोसिएशन होता है और ना ही डिसएसोसिएशन होता है। अब यदि आप NaCl वगैरह लेते हैं आयनिक कंपाउंड, इनका डिसएसोसिएशन होता है या फिर कोई एसोसिएशन वाला लेते हैं तो उसके लिए हम अलग से एबनॉर्मल मोलर मास वाला टॉपिक पढ़ते हैं, क्वांटा फैक्टर पढ़ते हैं उसमें, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ऐसे सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं जो ना तो क्या होता है, डिकम्पोज होता है सॉल्यूशन में और ना ही कंडेंस होता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है हमको। यहाँ पर सॉल्यूट मैंने डाला और ये कैसा है? अवाष्पशील है, नॉन वेपराइजेबल है। तो यहाँ पर बन गया भैया आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है इसके सरफेस पर इस प्रकार से पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स में पहले क्या थे? केवल ए पार्टिकल थे क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूट मिला दिया है तो कुछ स्थानों पर सॉल्यूट पार्टिकल भी आ जाएंगे सरफेस पर। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा था? वेपराइजेशन हो रहा था। किसका वेपराइजेशन हो रहा था? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स थे सबका क्या हो रहा था? वेपराइजेशन हो रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था। तो वाष्प दाब ज्यादा लग रहा था, ज्यादा वाष्प बन रही थी। अब सॉल्यूशन में क्या हुआ, विलियम में क्या हुआ, इस सरफेस पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, बी लिखा मैंने यहाँ पर, इनको सॉल्यूट को हमने किससे डिनोट किया है? बी से डिनोट किया है। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं नॉन वेपराइजेबल है, मींस इनका वेपराइजेशन नहीं हो रहा है। अब वेपराइजेशन नहीं हो रहा है तो ना तो ये स्वयं का वेपराइज करेंगे और ना ही इस स्थान पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे ए उनको वेपराइज होने देंगे। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगी, यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होगी। यहाँ पर जो वेपर बनेगी एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होगी और वेपर कम हो रही है तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके द्वारा लगाया गया दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सपोज ये सॉल्यूशन का प्रेशर है बी, पी, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये पी क्या होगा? लेस देन होगा। पी विल बी लेस देन पी नॉट ए। विलियम के वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी हो गई। वाष्प दाब में क्या हुई है? कमी हुई है। क्यों? अवाष्पशील विलेय मिलाने पर। क्लियर? इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। कितना अवनमन हुआ? डेल्टा पी से निकालेंगे। पहले कितना था? पी नॉट ए
कम हो गया, कितना रह गया P, तो कितना कम हुआ P नॉट ए माइनस P। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। तो यहीं से देखते हैं हम इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, टोटल वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की वाष्पों के द्वारा लगाए गए आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जितने भी घटक इसके अंदर हैं कंपोनेंट, उनकी कंपोनेंट का जो वेपर बन रहा है उन वेपर्स के पार्शियल प्रेशर के किसके बराबर होगा, योग के बराबर होगा, एडिशन के बराबर होगा। तो P इक्वल्स टू क्या होगा, PA प्लस PB। दो कंपोनेंट है ना इसमें A और B, इन कंपोनेंटों के जो वाष्प है, वेपर है, उसके द्वारा जो आंशिक दाब लग रहे हैं, PA किसका आंशिक दाब है, घटक A की वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, और PB किसका है, घटक B की वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। अब चूंकि हम जानते हैं इसमें सॉल्यूट हमने कैसा मिलाया है, अवाष्पशील, उसका तो वाष्पीकरण हो ही नहीं रहा, उसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा तो उसकी वाष्प भी नहीं है, वाष्प नहीं है तो उसके द्वारा लगाएगा दाब क्या हो जाएगा, PB नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल है। तो ये तो खत्म हो गया कहानी। अब ये जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, वो P किसके बराबर होगा, घटक A मतलब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा, PA के बराबर होगा। P विल बी इक्वल्स टू PA। अब राउल्ट्स लॉ लगाते हैं इस पर। राउल्ट का नियम क्या कहता है, द्रवीय विलयनों में विलयन की सतह पर किसी घटक के वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में उस घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। तो घटक A की वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब PA किसके समानुपाती होगा, PA किसके समानुपाती होगा, विलयन में घटक A की मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा। और समानुपाती चिन्ह हटाया था हमने, तो एक स्थिरांक आया था P नॉट A, ये वाला स्थिरांक आया था। और ये स्थिरांक क्या होता है, उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। तो यहां पर मान रखेंगे हम, PA का मान रखेंगे P नॉट A का ये P हो जाएगा P नॉट A का ये। अब चूंकि हम जानते हैं जब हम मोल अंश पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी विलयन के सभी घटकों की मोल अंशों का कुल योग इकाई होता है। दो घटक हैं या हजार घटक हैं, उनकी मूल अंशों का योग कितना रहेगा, हमेशा इकाई रहता है। तो यहाँ पर काई बराबर क्या हो जाएगा भाई, काई बराबर हो जाएगा 1 माइनस काई बी, ये वैल्यू रखनी है हमें काई ए के स्थान पर। तो P विल बी P नॉट A 1 माइनस काई बी, सॉल्व करेंगे आगे। P इक्वल्स टू P नॉट A 1 से गुणा कर दिया माइनस P नॉट A इंटू काई बी। इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूं, या फिर ऐसे भी कर लो, इस वैल्यू को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, P नॉट A काई बी इज इक्वल्स टू P नॉट A, इसको इधर ले गए माइनस P, और क्या हो जाएगा, काई बी इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। ये रिलेशन बनता है यहाँ पर। देखो P नॉट A माइनस P क्या होता है, डेल्टा P, मतलब वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, और अपॉन में P नॉट A। ये पूरी टर्म कहलाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो हमने दोबारा से देखो, P नॉट A माइनस P, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, P नॉट A के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, P नॉट A के सापेक्ष में। ये पूरी टर्म कहलाती है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और जो किसके बराबर होता है, विलयन में विलेय पदार्थ की मोल अंश के समानुपाती होता है। इस विलयन में जितने भी मोल अंश हैं विलेय पदार्थ के, सॉल्यूट के, उसके समा बराबर होगा आपका क्या, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। इसको लिखना चाहे तो क्या करेंगे, काई भी क्या है, विलयन में विलेय पदार्थ की मोल अंश, P नॉट A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब, और ये P नॉट A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो कैसे डिफाइन करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को, कैसे डिफाइन करेंगे, विलयन में
अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा यह विलयन में विलेय पदार्थ की मोल अंश के बराबर होता है। एक तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर ये वाला, और दूसरे फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलयन में घटक B की विलेय पदार्थ की मोल अंश के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं मोल अंश क्या होती है। मोल अंश क्या होती है, विलयन में किसी घटक की मोल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, ध्यान रखो, घटक A को हमने माना है विलायक और घटक B को माना है विलेय। तो यहाँ पर मोल अंश का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, P0A माइनस P अपॉन P0A। का भी क्या होगा, घटक B की मोल अंश है ना, तो क्या लिखेंगे, विलयन में घटक B के मोल तथा विलयन के कुल मोल किसके बराबर होंगे, घटक A के मोल प्लस घटक B के मोल। ये हो गया यहाँ पर काई B। ठीक है जी। चलिए अब बात यहाँ आती है यहाँ पर पहले कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के वे गुणधर्म होते हैं जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर काई भी विलेय पदार्थ की मात्रा को जो दर्शा रही है, सांद्रता ही तो है विलयन में, विलेय पदार्थ की मात्रा है काई भी। ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे प्रूव कर सकते हो आप अगर पूछ ले तो। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई इस विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है हमको। कैसे करेंगे मोलर द्रव्यमान की गणना, अपने पास में तो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, किसी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कैसे करेंगे, मोलर मास और उसके मास से। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमें NB और Na की वैल्यू रखनी है। बट हम जानते हैं यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं, तनु विलयनों के लिए पढ़ते हैं। और तनु विलयनों में क्या होता है, तनु विलयनों में क्या होता है भाई, तनु विलयन, ओहो तनु यहाँ पर भी आ गई क्या, तनु विलयन में क्या होता है, विलेय पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। मान के चलिए मेरे पास में 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर जल था, और मैं उसमें 2 ग्राम शर्करा घोल देता हूँ, 2 ग्राम चीनी घोल देता हूँ। तो चीनी की जो अमाउंट है वो जो पानी है 1 लीटर उसके कंपेरिजन में तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स से सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लगभग क्या रहेंगे, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb लगभग क्या मान लेते हैं हम, Na के मान लेते हैं। Na प्लस Nb क्या मान लेंगे, लगभग Na मान लेंगे। तो अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल्स टू हो जाएगा Nb अपॉन Na। इस वैल्यू के स्थान पर मैंने केवल और केवल क्या रख दिया, Na रख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रखना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, क्योंकि हम जानते हैं Nb क्या होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होगी भाई, विलेय का द्रव्यमान मास W से व्यक्त किया हमने, और W भी क्या है, विलेय अपॉन विलेय का मोलर मास। सिमिलरली Na क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, इनको क्या रखेंगे, P0A माइनस P अपॉन P0A बराबर हो जाएगा, मान रखो भाई Nb का मान रखो, Nb का मान क्या होगा, WB अपॉन Mb, और Na का रखेंगे WA अपॉन Na।
एम बी नीचे आ जाएगा, एम ए चला जाएगा ऊपर, क्या वैल्यू आएगी पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी गुणा में हो जाएगा एम ए अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू बी सॉरी डब्ल्यू ए इंटू एम बी जो हमें ज्ञात करना है मोलर द्रव्यमान। ठीक है जी, एम बी नीचे आ गया, एम बी नीचे आ जाएगा। अब एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा लोग कहाँ गया ये गया, एम बी इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा, इधर भी आए ना हम, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए गुणा, इधर गया एम बी तो इसका भाग लगेगा, तो बराबर पी नॉट ए पहुंच जाएगा ऊपर और पी नॉट ए माइनस पी आ जाएगा नीचे। इस फॉर्मूले की सहायता से यू शुड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की अणुभार की आप लोग गणना कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ पर एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान है, डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान है, एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान, पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पी विलयन का कुल वाष्प दाब। प्रश्न देखिए इसका, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन मतलब विलायक यहाँ पर बेंजीन है और उसका वाष्प दाब है पी नॉट ए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है पी नॉट ए, क्या है 0.850 बार 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य। ये क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला हमने, 39 ग्राम बेंजीन, विलायक का द्रव्यमान 39 ग्राम। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना, विलयन का वाष्प दाब पी कितना प्राप्त हुआ 0.845 बार है। तो ठोस विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, सॉल्यूशन देखें इसका, हमें दे रखा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए कितना दे रखा है 0.850 बार, और क्या दे रखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डब्ल्यू बी, ये क्या है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 0.5 ग्राम। अब विलायक कितना है, विलायक का द्रव्यमान है 39 ग्राम बेंजीन में घोला और विलयन का वाष्प दाब मतलब पी कितना प्राप्त हुआ 0.845 बार प्राप्त हुआ। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अपने पास में थोड़ी देर पहले हमने विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला पढ़ा था और एम बी बराबर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई, एम बी बराबर पढ़ा था डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए गुणा में क्या था पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी। अब अपने पास क्या क्या दे रखा है, एम बी हमें ज्ञात करना है, डब्ल्यू बी अपने पास है 0.5 ग्राम, एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान अभी निकाल लेंगे, निकाल लो इसको भी, एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक कौन है इसमें बेंजीन C6H6, क्या होगा भाई 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और 6 ये गुणा 6, हाइड्रोजन का 1 गुणा में 6 कितना आ गया, कितना हो गया 12 5 72 और 6 78, 78 ग्राम प्रति मोल। चलो भाई ये भी आ गया। डब्ल्यू ए अपने पास है कितना 39 ग्राम, पी नॉट ए अपने पास है 0.850 बार, पी अपने पास है 0.845। चलिए अब मान रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपॉन में वाष्प दाब में अवनमन, वैल्यू रखते हैं। डब्ल्यू बी कितना है 0.5, एम ए कितना है 78 अपॉन डब्ल्यू ए कितना है 39 ग्राम इंटू पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए कितना है ये रहा पी नॉट ए 0.850 अपॉन
0.850 माइनस पी कितना है 0.845, घटा दीजिए यहाँ पर, ये आया, कट जाएगा 2 बार और 2 से गुणा करा 0.5 से, कितना रह गया 5 दूनी 10, 1 रह गया, ये रह गया 1 गुणा 0.085 सॉरी 0.850 अपॉन, घटाइए भाई 5 और ये 0 फिर 0.005। अब इसका भाग दे देंगे, काट पीट गुणा भाग जोड़ घटाव तेल तंबाकू करने पर आंसर आ जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल। अब बात कर लेते हैं दूसरे अनुसंख्या गुणधर्म की, क्वथनांक में उन्नयन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्वथनांक क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब, और जनरली कितना माना जाता है, कितना होता है वायुमंडलीय दाब 1 atm, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। कुछ समझिए आप, ये अपने पास में कोई द्रव है, इसमें नॉर्मल तो वाष्पीकरण सबका ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं द्रव का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, और ये इसके चारों तरफ वायु है, उसके द्वारा लगाया गया दाब है 1 atm। और जैसे हम इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बढ़ाते गए, तो यहाँ पर इसकी जो वाष्प है, यहाँ पर जो इसकी वाष्प बन रही है, यहाँ पर जो वाष्प बनेगी इसकी, उस वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर लगाया गया दाब कितना हो जाना चाहिए 1 atm। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाष्प बढ़ती जाएगी और इस वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब कितना हो जाएगा 1 atm। जिस टेम्परेचर पर इसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और भी कैसे, जिस पर उबलने लगता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, नॉर्मली इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो यदि हम वाटर यहाँ पर विलायक के रूप में लेते हैं, तो यदि हम जल का तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते गए तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा, इसकी वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए सिंपली हमने कह दिया कि भाई जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। अब ये शुद्ध विलायक है, ये वाटर था, सपोज करके हमने ये लो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सतह पर लगाया गया दाब 1 atm करा था हमने। तो ये क्या था, इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PV0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा भाई,
तो विलियम की सतह पर यहां पर तो केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल थे, सभी का वाष्पीकरण हो रहा था, वाष्प दाब 180 के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस पर हो गया था। अब जैसे हम इसमें अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो इस विलयन की सतह पर कुछ कुछ जगह पर क्या आ जाते हैं, विलायक के कणों के स्थान पर विलय के कण भी आ जाते हैं। जो रेड पॉइंट से लिखा है ये विलय के कण है। और विलय कैसा मिला रहे हैं हम, अवाष्पशील, जो ना तो स्वयं वाष्पीकृत होता है और ना ही यहाँ पर जो विलायक के कण होंगे इनके नीचे उनका वाष्पीकरण होने दे रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, उतने ही टेम्परेचर पर क्या इतनी वाष्प बन पाएगी इसके द्वारा लगाया गया दाब 180 हो जाए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उतनी वाष्प यहाँ नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो विलय के कण है सरफेस पर उनका वाष्पीकरण नहीं हो रहा, ना तो स्वयं वाष्पीकृत हो रहे हैं ना वाष्पीकरण होने दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो वाष्प बनेगी कम रहेगी। और वाष्प कम रहेगी तो उसके द्वारा लगाया गया दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm से कम रहेगा, वायुमंडलीय दाब से कम रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम रहेगा। अब हम चाहते हैं कि इसका वाष्प दाब कितना हो जाए, 1 atm हो जाए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर में वृद्धि करनी पड़ेगी। 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा आपको, ताकि प्रॉपर एयर यहाँ पर वाष्प बन सके और उसके द्वारा लगाया गया दाब 1 atm हो जाए। तो क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि होगी। क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि। अब इसका क्वथनांक जो है हम इसको व्यक्त कर रहे हैं टीवी से। विलयन का क्वथनांक क्या है, टीवी। क्वथनांक में वृद्धि हो गई, इसी को क्वथनांक में उन्नयन कह रहे हैं। कितनी वृद्धि हुई, क्वथनांक बढ़ गया, विलायक का क्वथनांक कम था। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे लिखेंगे, डेल्टा टीवी, बी फॉर बॉइलिंग, ध्यान रखना आगे भी एफ आएगा अवनमन के लिए, ठीक है। बी फॉर बॉइलिंग, क्वथनांक में उन्नयन कितनी वृद्धि हुई, अब कितनी है, टीवी। पहले कितनी थी, टीवी नॉट, ये कम था ना पहले, अब बढ़ गया टीवी नॉट। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, किसके लिए हो गया फॉर्मूला, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे इसकी भाषा, विलयन में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर भाषा क्या बन जाएगी इसकी, विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, जिसे और यह परिघटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। डॉट 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 कर दिया ये लोग, और यह परिघटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ये फॉर्मूला, ये रहा आपका परिभाषा। किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, और ये परिघटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं इसके लिए। ये तो टेम्परेचर है और ये वाष्प दाब है। यहाँ पर वाष्प दाब 0 था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब बढ़ेगा। और सपोज करा हमने यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो 1 atm हो रहा है, यहाँ पर वाष्प दाब कितना हो रहा है, यहाँ पर 0 था, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाष्प दाब में वृद्धि होती जाएगी। तो मैंने एक कर्व बना दी, यहाँ से कर्व बना दी, सपोज यहाँ से कर्व बनाई मैंने ऐसे, यह शुद्ध विलायक की कर्व है, शुद्ध
विलायक के लिए कर्व है यहाँ पर क्या है, शुरुआत में इस टेम्परेचर पर इस शुद्ध विलायक का, इसको मैंने यहाँ से ए और इसको पॉइंट मान लिया बी ऐसे, इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब इतना था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कौन से टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, इस वाले टेम्परेचर पर क्या हो गया, तापमान बढ़ाते गए वाष्प दाब कितना हो गया, 1 atm हो गया। तो ये हो गया टीबी नॉट, क्या हो गया ये, टीबी नॉट। टीबी नॉट का मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इस टेम्परेचर पर क्या, वाष्प टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, वाष्प दाब बढ़ रहा था, देखो वाष्प दाब बढ़ रहा था, तो इस टेम्परेचर पर वाष्प दाब कितना हो गया विलियन का, 1 atm हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर को हमने कह दिया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब यदि हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा, अब हम विलियन के लिए कर्व बनाएंगे। तो पहले तो वाष्प दाब इतना था इस टेम्परेचर पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाष्प दाब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाया 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 बढ़ाया, ये लो और बढ़ाया, इसको मैंने दे दिया कर्व सी डी, कर्व सी डी नाम दे दिया, ये लो कर्व सी डी। अब देखो इधर, क्या इस टेम्परेचर पर जो विलायक का क्वथनांक था, इस पर विलियन का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ क्या, 1 atm के, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर, देखो इधर, इतना टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ा हमें, ताकि जो विलियन का क्वथनांक है वो किसके बराबर हो जाए, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसको बोलते हैं टीबी से व्यक्त किया हमने। टीबी क्या है यहाँ पर, अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन का क्वथनांक, ठीक है जी। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है ये, इतनी वृद्धि हुई क्वथनांक में, डेल्टा टीबी, इतनी वृद्धि हुई विलियन के क्वथनांक में, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, इतनी वृद्धि हुई क्वथनांक में, कितनी वृद्धि हुई, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया, जितना ज्यादा विलेय पदार्थ घोलेंगे आप, विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा डालेंगे विलियन में, तो विलियन की सतह पर विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ेगी, तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम हो जाएगी, वाष्प दाब उतना ही कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए उतने ही ताप में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ताप में उतनी ही वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहने का ये हुआ अर्थ कि भैया विलियन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वो विलियन की सांद्रता के समानुपाती होगी। विलियन में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा आप घोलेंगे क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा कह रहा है कि विलियन के क्वथनांक में वृद्धि विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगी, जितना विलेय पदार्थ डालेंगे क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होगी। और यहाँ पर विलियन की जो सांद्रता है, विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ा रहे हैं, विलियन की सांद्रता बढ़ रही है, तो सांद्रता को व्यक्त करते हैं मोलरता इकाई से। मोलरता इकाई यहाँ पर यूज नहीं करते। मोलरता इकाई क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ताप में परिवर्तन हो रहा है और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो क्या होता है, मोलरता तो ताप निर्भर राशि है, ताप परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन होता है, तो मोलरता के मान में परिवर्तन होगा, इसलिए हम मोलरता ना लेकर यहाँ पर मोलरता इकाई यूज करते हैं। तो प्रायोगिक डाटा क्या कह रहा है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि विलियन के क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होती है, विलियन की मोलरता के समानुपाती है, स्मॉल एम, मोलरिटी, मोलरिटी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलरिटी। तुम देखो इसको गौर से, कुछ दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर कर रहा है, मोलरता पर, मतलब, और मोलरता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, कणों की संख्या आ रही है, विलेय पदार्थ की मात्रा आ रही है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है क्वथनांक में उन्नयन। दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटेड प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन
मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये अणु संख्या गुणधर्म है। क्लियर? यहाँ पर डेल्टा टी भी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, के भी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, के भी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक में उन्नयन, और एम क्या है, मोललता, विलयन की मोललता। ये भी सिद्ध कर देंगे भाई, ये अणु संख्या गुणधर्म है। अगला पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना। तो सपोज कर लिया हमने, अब मोलरता को हटाना है मोलर द्रव्यमान लाने के लिए, तो सपोज करा हमने कोई विलेय पदार्थ है जिसका मोलर द्रव्यमान है Mb और उसके Nb मोल इसमें घुले हुए हैं, किसमें, WA विलायक में। तो यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला देखो, अपने पास में विलायक ले लिया हमने, विलायक को घटक मान लिया A, विलेय को घटक मान लिया B, पढ़ा है ना आपने, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई है इसी चैप्टर में आगे, तो वहां पर देख लेना आप मोलरता इनकी परिभाषाओं को। तो यहाँ पर मोलरता की वैल्यू रखेंगे हम, क्या रखेंगे मोलरता की वैल्यू, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा बराबरो के बी गुणा में मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। क्या है परिभाषा मोलरता की, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोलल, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है किसी पदार्थ के, उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। W भी क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और M भी विलेय का मोलर द्रव्यमान। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं M भी, तो M भी बराबर क्या हो जाएगा, M भी बराबर हो जाएगा सिंपल सादा सीधा सा और सुंदर सा के बी अपॉन डेल्टा टीबी को इधर ले आए, सुंदर बनो, गुणा में डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए, अपॉन में डब्ल्यू ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर यदि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि ग्राम में दे रखा हो तो किलोग्राम को 1000 से भाग दे के किलोग्राम में बदलेंगे, और 1000 का क्या हो जाता है अंततः गुणा कर दिया जाता है। ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन के लिए विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना, जहाँ पर Mb विलेय का मोलर द्रव्यमान, Kb क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा Tb क्वथनांक में उन्नयन, Wb विलेय का द्रव्यमान और Wa विलायक का द्रव्यमान। इनमें से कोई एक वैल्यू पूछ लेता है आपसे, क्वथनांक में उन्नयन पूछ लेगा, विलेय की द्रव्यमान को पूछ लेता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछ लेता है, कोई एक वैल्यू पूछ लेगा। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, मतलब विलेय का द्रव्यमान 18 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। 1.03 बार दाब पर, दाब दे रखा है, प्रेशर आपको कितना 1.03 बार दाब पर, ये बार में दे रखा है, मात्रा किसका, यह जलीय विलयन किस ताप पर उबलेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन का क्वथनांक पूछा गया। और जल के लिए केवी का मात्रक मान दे रखा है 0.052 किलो केल्विन प्रति मोल। ध्यान रखना मात्रक पूछ लेता है कई बार, केवी का मात्रक क्या होगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मात्रक भी आपको याद रखने होते हैं। तो हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दे रखा है, जब करेंगे इसका सॉल्यूशन। सुंदर सा सॉल्यूशन होगा, 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना 18 ग्राम, 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, 1.03 बार दाब, दाब कितना है भाई, दाब कितना है इसमें, दाब को छोड़ो, दाब से हमें कोई मतलब नहीं है, दाब पर यह जलीय विलयन किस ताप पर उबलेगा, और के भी आपको दे रखा है, के भी दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है जी। अब पूछ रहा है आपसे क्या, डेल्टा टीवी, क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीवी। अब चूंकि हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, के भी अभी आया था थोड़ी देर पहले, किसके समानुपाती होता है, मोललता के, तो के भी समानुपाती चिन्ह हटाया, मोललता का मान रखा, क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान।
किलोग्राम में दे रखा है तो यही फॉर्मूला रहेगा। अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ए बी की वैल्यू कितनी है 0.52, डब्ल्यू बी कितना है 18 ग्राम। ओहो एम बी भी तो निकालना है आपको। एम बी विले क्या है यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 निकालो भैया। 12 छिक्के 72 प्लस 1 गुणा में 12 प्लस 16 गुणा में 6 कितना आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। तो एम बी का मान रखा हमने 180 और ये कितना है 1, ये कट जाएगा बटा में 10 और 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.052 केल्विन। डेल टी भी आ गया अपने पास। इतनी वृद्धि हुई क्वथनांक में। अब सिंपल सी बात है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन। अब कितने पर उबलेगा, इतनी वृद्धि हो जाएगी क्वथनांक में। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा टीवी माइनस टीवी नॉट। तो टीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीवी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट। अब चूंकि हम जानते ये कितना आया है, ये कितना आया है 0.052 प्लस टीवी नॉट कितना होता है शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक कितना होता है 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा विलियम का क्वथनांक आ जाएगा, दशमलव को यहाँ रखेंगे तो 0.052 क्या आ जाएगा 2 5 और 5 10 की 0 ये 2.373.202 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर विलियन उबलेगा। ये क्या होगा विलियन का क्वथनांक।